नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का जनवाणी कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम से ही विदित है, जनवाणी यानी कि जन जन की वाणी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसी ऐसे विषय को लेकर आएँ जिसका कि आम जनता से सरोकार हो और आम जनता से वो सीधा जुड़ा हुआ हो। तो हमने आज एक ऐसा ही विषय चुना है, जैसे कि आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही लिया होगा, कि उपभोक्ता के लिए खाद्य एवं रसद आपूर्ति का प्रावधान। इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे इस विषय से संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी से। तो हम स्वागत कर रहे हैं निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले श्री राम कुमार गौतम जी का। गौतम साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद विजय जी। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि राम कुमार गौतम जी इस विभाग के डायरेक्टर हैं और छोटी से छोटी चीज़ भी इनके टेबल पे होकर गुजरती है, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो कोई डिपो की बात हो, चाहे वो एलपीजी की बात हो, चाहे वो किसी स्टोर की बात हो या फिर कोई और बात हो, इनके ध्यान में हर बात रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो समस्याएं हैं, खासकर डिपोज को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, मैं आज वो इनके समक्ष ज़रूर उठाऊंगा। लेकिन पहले बात करते हैं इनके विभाग के बारे में। सर, थोड़ा सा अपने विभाग के बारे में बताएं कि किस तरह से कार्य करता है। विजय जी, मैं सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विभाग का मुख्य कार्य जो हमारा है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है वो सभी जितने हमारे उपभोक्ता हैं सारी प्रदेश में, उनको अनाज जो उपलब्ध करवाना है। और इसके अतिरिक्त जो हम कार्य करते हैं वो है कि प्राइस मॉनिटरिंग का कार्य हमें करना पड़ता है। जब जब भी देश में प्रदेश में जो है महंगाई बढ़ती है तो उन चीज़ों को हम जो है मॉनिटर करते हैं और उनके लिए जो हमें जो भी छापे वगैरह मारने पड़ते हैं या इंस्पेक्शंस करनी पड़ती है उसको किया जाता है। इसके अलावा जो विभाग है वो कंज्यूमर अफेयर्स को भी देखता है, जो कि उपभोक्ताओं से संबंधित जो मामले होते हैं उनको भी पहले कोर्ट में भेजने से पहले हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको आउट ऑफ कोर्ट उनकी सेटलमेंट की जाए और उपभोक्ताओं की समस्या को दूर किया जाए। इसके अलावा हमारा वेट्स एंड मेजर भी एक विंग होता है, जिसके तहत जो है जितने भी हमारे शॉपकीपर्स हैं उनके जो वेट्स होते हैं या मेजरिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको सर्टिफाई करना, उनको प्रॉपर उनकी कैलिब्रेशन करना वो विभाग का कार्य रहता है। लेकिन मुख्यतः हमारा कार्य यही है कि हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके माध्यम से जो हमें खाद्यान्न है वो सभी उपभोक्ताओं को समय पे मिले, उनकी क्वालिटी अच्छी रहे और उनको उनका जो प्राइस है जो सरकार ने निश्चित किया उसके तहत उनको उपलब्ध हो। इसके ऊपर हमारा विभाग जो है कार्यरत रहता है। यानी कि जो आपका विभाग है वो देश की जो खाद्य अर्थव्यवस्था है उसके लिए, उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेवार है। यानी कि पूरी की पूरी जो जिम्मेवारी है देश की खाद्य जो अर्थव्यवस्था है जो राष्ट्रहित में रहती है वो इस विभाग के ऊपर ज़रूर आती है, चाहे प्रदेश में हो या फिर देश का अलग से हो। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि हमारे पास केवल मात्र आधे घंटे का समय रहता है और प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं। हम शुरुआत करते हैं कि हमारे प्रदेश में, मुझे थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, हमारे पास कुल कितने हमारे पास यहाँ पे कार्ड, राशन कार्ड होल्डर्स होंगे, कितने हमारे पास यहाँ पर डिपो हैं? मैं विजय जी बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में लगभग 5250 के आसपास हमारे आज की तारीख में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसको हम डिपो कहते हैं, और लगभग जो है हमारे 20 लाख के आसपास राशन कार्ड होल्डर सारे प्रदेश में हैं। और इसके तहत हम लगभग 75 लाख के करीब हमारी जो आबादी है जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको हम कवर करते हैं। इसके थोड़ा सा मैं और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे जो राशन कार्ड होते हैं वो हमारे बेसिकली हमने दो हिस्सों में इनको डिवाइड किया गया। एक हमारा NFSA के तहत आता है जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जिसके तहत हमारे जो है वो मुख्यतः 3 तरह के जो राशन कार्ड NFSA 2013 के तहत। हाँ, 2013 के तहत। ओके। जिसमें हमारा एक अंत्योदय अन्न योजना के जो राशन कार्ड हैं वो इसमें आते हैं, BPL के जो लोग हैं इसमें कवर होते हैं। फिर हमारा प्रायोरिटी हाउस होल्ड एक कंपोनेंट है, उसमें वो लोग हमारे NFSA के तहत सारे मिला के हमारे कवर होते हैं। इसकी संख्या लगभग जो है हमारी जो राशन कार्डों की जो हमारी जो पॉपुलेशन इसमें कवर होती है लगभग 30 लाख के लोग इसमें कवर होते हैं। और अप्रॉक्सीमेटली हमारे कोई 10 लाख के आसपास जो है वो
12 लाख के आसपास उपभोक्ता इसमें कवर हमारे होते हैं। गौतम जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। हाँ। आपने एक शब्द कहा है, जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि कितने कार्ड होल्डर्स हैं, आपने ये कहा कि हमारे प्रदेश में 75 लाख के लगभग आबादी और इतने ही राशन कार्ड। क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, राशन कार्ड हमारे 20 लाख हैं। 20 लाख राशन कार्ड जो हैं। बेनिफिशरीज हैं वो हमारे बेनिफिशरी है। 75 लाख हैं। तो राशन सारे लोग कार्ड कवर्ड हैं। राशन कार्ड 20 लाख लोगों के पास, 75 लाख की आबादी में से जो सारी की सारी वो हमारी पॉपुलेशन है प्रदेश की, वो सारी की सारी कवर होती सारी है। कवर्ड है, क्योंकि हिमाचल एक फूड डेफिसिट स्टेट है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्शन सरप्लस में कभी नहीं होती। सारी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम लोग जो हैं वो बाहर से ही अदर स्टेट से, जैसे पंजाब है, हरियाणा से हम फूड ग्रेन जो खरीदते रहते हैं। इसलिए जो सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि जहाँ फूड डेफिसिट स्टेट है उसको हम 100% लोगों को कवर करें। तो आपने देखा होगा कि हिमाचल में जहाँ हम बीपीएल को कवर करते हैं, अंत्योदय योजना को कवर करते हैं, वहाँ हम एपीएल को भी कवर करते हैं और एपीएल टैक्स को भी कवर करते हैं। टैक्स वाले लोग जो हैं वो भी हमारे डिपो से जो आटा है क्या और बात चावल, है, ये बहुत ही वो भी लेके जा सकते हैं। वो भी एक ताज्जुब का विषय है कि हमारा provision जो है प्रदेश एक इसमें ऐसा प्रदेश है किया जहाँ गया पर एक जो लोग कहते हैं कि मैं तो इनकम टैक्स देता हूँ, मैं डिपो में नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर एक इनकम टैक्स देने वाला भी आपके फेयर प्राइस शॉप पे खड़ा है, डिपो पे खड़ा है, और एक जो गरीब आदमी है वो भी उस फेयर प्राइस शॉप पे खड़ा हुआ है। तो जो आदमी टैक्स दे रहा है, आपको लगता नहीं है कि वो तो डिपो के बगैर भी सामान ले सकता है? हाँ, ले सकता है, लेकिन एक सरकार ने व्यवस्था करी है, क्योंकि फूड डेफिसिट स्टेट होने के कारण कई बार क्या होता है कि खाद्यान्नों की इतनी प्रोडक्शन स्टेट में नहीं होती। ओके। तो एपीएल टैक्स के लिए भी महंगाई जो है वो सबके लिए बराबरी होती है, उसके लिए उसका बजट भी जो है आगे पीछे हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने एक प्रयास किया है कि इन लोगों को भी हम इसमें कवर करें। और हालांकि जो एपीएल टैक्स है उसके रेट जो है उसमें कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाती, लेकिन जो हमारा आटा है, चावल है, उसमें जो एपीएल के लिए हमारा रेट रहता है 9 रुपये 30 पैसे और 10 रुपये, जो हमारा 9 रुपये 30 पैसे किलो आटा और 10 रुपये किलो चावल जो है वो उनको हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बेस पे, उस रेट पे जो है एपीएल टैक्स भी यहाँ पर हमारे डिपो से दर्शकों को खरीद ये बताना सकता बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि आपने कहा है, एपीएल, बीपीएल, जो जिस तरह के परिवार, जिस तरह के कार्ड हैं, उनके लिए जो दरें हैं वो अलग अलग हैं। एपीएल के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, अंत्योदय के लिए अलग है, और जो और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं उन्हें तो बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा विजय जी कि जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है जी, जो अभी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट करी है जी, और अगले 5 सालों के निश्चित किया। उसमें ये बताया गया है जितने हमारे एनएफएसए के जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, ये योजना पहले भी थी लेकिन अब इसे पहले भी थी, लेकिन 5 साल के लिए और कर इसको दिया, बढ़ा दिया। दोबारा चलाया गया है। तो एनएफएसए जो हमारे एनएफएसए के तहत जितने भी बेनिफिशरी, जिसमें हमारे लगभग 8 लाख के आसपास राशन कार्ड यहाँ पे आते हैं और 30 लाख जो हमारे बेनिफिशरी कवर होते हैं, जिसमें हमारे अंत्योदय योजना के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं और प्रायोरिटी हाउस होल्ड के जो लोग हैं, इनको 1 अप्रैल 24 से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो गेहूँ और जो चावल है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेकिन हिमाचल में क्योंकि हम गेहूँ की बजाय आटा देते हैं, तो 1 रुपया 20 पैसे पर केजी हम उनसे आटे के जो कन्वर्जन रेट होता है वो एनएफएसए के बेनिफिट से जो है वो रिकवर करते हैं। अदरवाइज इनको सारा जो है आटा और चावल जो है, गेहूं और चावल जो है वो फ्री में। गौतम साहब, मैं आपको यहाँ पर आपको रोकूंगा जी, क्योंकि मैं हमेशा, क्योंकि मैं फील्ड में जाकर देखता भी हूँ, मैंने कई जगह बात भी की है। मैंने प्रदेश में ये देखा है कि कहने को तो जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें लगभग 34 किलो के आसपास जो सामान मिलता है, उसमें जो आप गेहूं वगैरह 35 केजी देते हो, वो सीधे ओपन मार्केट में जाके उसे बेच देते हैं। ये उदाहरण है कि आपके इस तरह से नज़र में कभी ऐसी चीज़ें आई है? नहीं, हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो कभी हमें शिकायत नहीं मिली, लेकिन क्योंकि जो हमें 35 किलो का प्रोविज़न रखा है जी, वो मूल्य मुख्यतः ऐसा है कि हर एक राशन कार्ड पे जो अंत्योदय योजना का है और बीपीएल का है उसको 35 किलो हम पूरा राशन देंगे। तो मान लो किसी घर में अगर एक ही व्यक्ति है, उसको 35 किलो मिलता है, तो एक्सेस में उसको फूड मिल रहा है। तो हो सकता है जितना सरप्लस है वो मार्केट में दे रहा हो, लेकिन उसको बेचने पे तो इस तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। अगर उसको लगता है कि उससे ज़्यादा है, 10 रुपये किलो लेके 30 रुपये किलो बेच दिया, तो उसमें भी उसका जो है वो कुछ जो पैसे ले रहे हैं वो ले सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसको बेचने में कोई उसमें प्रोहिबिशन नहीं है, लेकिन इशू है कि
जो बेनिफिशियरी है उसको वो नहीं, राशन मैं मिलना मैं चाहिए। आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि यदि सरप्लस में है उसका, आप जैसा आप कह रहे हो कि बेचने में कोई वो श्रमणियों से 2 पैसे मिल जाएंगे, तो हम ऐसे परिवारों को क्यों उस जो हमारी एक योजना है, जो हमारी एक स्कीम है, उस स्कीम के बाहर उन्हें कर देते हैं ताकि किसी और जरूरतमंद को वो चीज़ मिल सके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जरूरतमंद लोग हैं सभी को हमने कवर किया है। आज की तो हमने तारीख पहले बता में, दिया कि 75 लाख के हाँ, 75 आज लाख की लोग हमारे तारीख कवर हैं में यहाँ पर। कोई ऐसे हिमाचल जैसे प्रदेश में अगर देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा गरीबी यहाँ पे नहीं है जितनी बाकी प्रदेशों में है। बिहार में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, और हमारे जो बड़े बड़े स्टेट हैं उनमें देखो, तो यहाँ पे लगभग जो है वो लोगों के पास, लोगों का जो रहन सहन है, जीवन यापन है, वो काफ़ी कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर्स। गौतम जी, मुझे आपकी बात पे थोड़ा सा फिर आपकी बात में चुटकी लेनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा है कि हमारे प्रदेश में इतनी गरीबी नहीं है, दूसरे प्रदेशों में गरीबी है। तो अगर गरीबी नहीं है फिर तो इस तरह से फेयर प्राइस शॉप की खोलने की जरूरत ही नहीं है फिर। नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा गरीबी नहीं है कि मतलब किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी ना मिले या रहने का घर नहीं है जी। आप देखेंगे काफ़ी हमारा प्रदेश जो है वो इस तरीके मतलब विकास आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, सुदृढ़ है। हाँ, लेकिन जो आपने बात करी विजय जी, जो मैं कह रहा था कि 35 किलो हम दे रहे हैं जी। तो आने वाले समय में तो ये सोच रहे हैं कि मान लो अगर इस तरीके की कोई राशन कार्ड होल्डर है जिनको ज़्यादा राशन जा रहा है जी। तो उसको हम थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जी। और आने वाले समय में देखेंगे शायद इसमें कुछ हम आगे प्रयास करके हम हमारे आगे दर्शकों को थोड़ा सा ये भी बता उसमें। दीजिए हाँ, कि इसमें जो कार्ड, मैंने कई बार ये भी देखा, जो राशन कार्ड है, कितनी तरह के राशन कार्ड होते हैं? राशन कार्ड तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे 5 टाइप के मुख्यतः हैं। जैसे कि अंत्योदय योजना का एक अलग राशन कार्ड बनता है, बीपीएल का अलग है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड का अलग है, एपीएल का अलग है और एपीएल टैक्स का अलग है। तो जो हमारे 3 कैटेगरी मैंने पहले बताई, बीपीएल, अंत्योदय योजना, पीएचएच, ये सारा हमारा एनएफएसए के कंपोनेंट्स है। और एनएफएसए के तहत ये किया गया था कि हर एक व्यक्ति को 5 किलो जो है वो राशन प्रोवाइड किया जाएगा, खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाएगा। 3 किलो उसमें गेहूँ था, 2 किलो चावल था। लेकिन प्रदेश में पहले से ही हम बीपीएल व्यक्ति को जो है 35 किलो एक राशन कार्ड पे देते थे। तो जब हमने एनएफएसए 2013 में इम्प्लीमेंट किया तो हमने उस स्केल को कम नहीं किया, क्योंकि लोगों को कहने लगे कि जी हमारा पहले ज़्यादा मिलता था, अब हमें इसमें एनएफएसए के तहत जो कम हमारी अलॉटमेंट होगी है। लेकिन जो एक बात आप कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से लोग बाहर मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि बेचने की ज़्यादा गुंजाइश मेरे को लगती नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं दूसरी शिकायतें तो अब तक पहुँच जाती होंगी, इस तरह की शिकायत नहीं पहुँचती। तो अगर ऐसा है तो आने वाले समय में हम इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि जो व्यक्ति है उसको जितना चाहिए उतना तो मिले, लेकिन सरप्लस इतना ना हो कि वो उसको अपना कारोबार बना ले या मार्केट में उसको सेल करना शुरू कर दे। उस चीज़ का हम आने वाले हम जनता की बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ। कई बार ये भी इसमें देखने को मिलता है कि किसी ने इस महीने अपना राशन अगर नहीं लिया है तो क्या वो अगले महीने उस राशन को उस डिपो से उठा सकता है, ले सकता है? क्या इसमें प्रावधान है? अगर किसी व्यक्ति ने अपनी किसी वजह से पर्सनल उससे राशन नहीं लिया तो हम उसको अगले महीने के लिए उसका जो उस राशन की अलॉटमेंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर मान लो विभाग की तरफ से कोई मिस्टेक हो, गलती हो या कोई कमी रह जाए, जैसे मान लो हमारा सर्वर ना चल रहा हो, ई पास मशीन ना चल रही या राशन जो समय पे डिपो में ना पहुंचे, तो हम इसको अलाउ कर देते हैं ताकि हर एक व्यक्ति को जो है वो पिछले महीने का कोटा भी मिले और अगले महीने का कोटा भी उस राशन का उपलब्ध हो, तो हम करते हैं। लेकिन अदरवाइज़ हमारा ये प्रयास रहता है कि हर महीने जो व्यक्ति डिपो जाके अपना राशन ले, ताकि जो राशन की हमें लगता है कि कई बार आगे पीछे राशन बेचने की संभावनाएं बढ़ जाती है, उसको हम कम करें और हर एक बेनिफिशरी को जो है उसका कोटा मिले। इसलिए हमने विभाग ने डिसीजन किया है कि राशन को उसी महीने में उसको उसका राशन का कोटा जो बेनिफिशरी को उठाना पड़ेगा। जनजातीय क्षेत्र के जो हमारे पंचायतें हैं, जो चाहे वो चंबा, भरमौर, पांगी या इस तरह के किन्नौर के उस एरिया हैं, तो वहाँ पर किस तरह का राशन का? जनजातीय क्षेत्रों में विजय जी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। जैसे मान लो कुछ क्षेत्रों में 6 महीने का हम इकट्ठा देते हैं, किन्हीं क्षेत्रों में 5 महीने का। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए और वहाँ का स्नोफॉल कितना होता है उसको देखते हुए डिसीजन लेते हैं। जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, भरमौर है, पांगी है, छोटा भंगाल है, बड़ा भंगाल है, इन एरियो में हमारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। 5 महीने का भी है, 6 महीने का भी है, 3 महीने का भी हम एडवांस में करते हैं। ऐसे जो हमारे मंडी ज़िले में, कांगड़ा ज़िले के कुछ पार्ट हैं जहाँ पे स्नो बाउंड एरिया चंबा का है, वहाँ भी हम 3-3 महीने के, शिमला ज़िला है इसमें 3 महीने की एडवांस में हम सप्लाई कर देते हैं उनको, ताकि उनको भरपूर जो खाद्यान्न उनके घरों में उपलब्ध रहे। गौतम सर, मैं आपसे एक जनता का और प्रश्न आपके समक्ष उठाना चाहूँगा। अक्सर आम जो उपभोक्ता है उसकी ये शिकायत रहती है कि जब भी वो डिपो में जाते हैं, कई बार जब चावल लेते हैं
तो उसमें कुछ प्लास्टिक के चावल कई बार सुनने में आता है, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आज हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो प्लास्टिक का चावल हम लोग कई बार सुनते हैं, अखबार में पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है कि प्लास्टिक के चावल डिपो में बिक रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, विभाग की तरफ से किसी भी कहीं भी प्लास्टिक का चावल वितरित नहीं किया जा रहा है। जो आप देखते हैं वो हमारा फोर्टिफाइड राइस है। फोर्टिफाइड राइस का जो कर्नल्स होते हैं, जो दाने होते हैं, वो उसका एक तरीका है, उसको बनाने की एक विधि है कि आप चावल के आटे को, पहले चावल का आटा बनाया जाता है, फिर उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसको हम कहते हैं कि आपका जो हमारा विटामिन्स हैं, V9 है, V12 है, फॉलिक एसिड है, आयरन है और B12 उसको ऐड किया जाता है। फिर उसके जो है दोबारा राइस के दाने बनाए जाते हैं उसकी शेप के, और दोबारा उसको जो है वो जो आटा जो राइस हम वितरित करते हैं उसमें उसको मिक्स किया जाता है। तो उसको मिक्स करने की भी एक विधि है कि 100 किलो में हम 1 किलो जो है 1% उसको ऐड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब वो व्यक्ति गांव में या कहीं भी उसको चावल को यूज़ करता है तो वो पानी में थोड़े फ्लोट करते हैं, तो हम उसको निकालें ना, बिकॉज वो थोड़े से कुछ दाने होते हैं, सारे नहीं होते, 1 किलो में हो सकते हैं 5-7 दाने उसमें निकलें, तो उसको यूज़ करें। उसके अंदर जो है वो आयरन है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है जो उसमें पड़ी होती है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम देते हैं ताकि लोगों की सेहत जो है वो ठीक रहे। आयरन की जो कमी हमारे प्रदेश में पाई जाती है लोगों में, उसको दूर किया जा सके, विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सके, इसलिए उसको क्योंकि लग से तैरता है, प्लास्टिक की तरह दिखता है, इसलिए लोग उसको प्लास्टिक का राइस कुल कहते हैं। मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश का जो ये जो आपका विभाग है, आम जो उपभोक्ता है, इस प्रदेश की जो जनता है, उसके स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ध्यान रखता है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अपना आज आपने ये बहुत अच्छी बात क्लियर की है। अदरवाइज लोगों के दिमाग में हमेशा बात रहती है कि प्लास्टिक का चावल आ गया है, ये शायद पता नहीं किस तरह की मिली भगत हुई है, तो आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। मैं दोबारा दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्लास्टिक का चावल जो है वो डिपो में कभी भी वितरित नहीं होता। तो जो हम दे रहे हैं वो एक फोर्टिफाइड राइस है जिसके अंदर आयरन है, विटामिन B9 है, विटामिन B12 है, उसको डाला गया है, और कुछ ही कर्नल्स, कुछ ही दाने उसके होते हैं, सारा नहीं, सारे का सारा चावल जो है वो फोर्टिफाइड राइस के कर्नल नहीं होते, कुछ उसमें परसेंटेज होती है। तो उसको जरूर यूज़ करें, उसको निकालें ना कि धोते वक्त उसको निकाल दें, क्योंकि फ्लोट कर जाता है, तैर जाता है ऊपर, तो उसको दोबारा डाल के उसका यूज़ करें ताकि आपके परिवार की सेहत जो है वो ठीक रहे। अच्छा गौतम जी, कई बार ये भी अक्सर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, क्योंकि आम जनता आपके पास शिकायत लेकर आती है या फिर मीडिया के पास चली जाती है कि डिपो में या तो 4 दालें अगर मिलनी हैं, या तो 1 दाल मिलेगी या 2 दाल मिलेगी, कभी फिर चीनी नहीं मिलेगी, या फिर 14 किलो अगर आटा मिलता है तो आटा नहीं मिलेगा, तो तेल मिल रहा है तो फिर खाद्य तेल नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरा तेल नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो आटा है और चावल है, इसकी सप्लाई तो बिल्कुल रेगुलर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, अनलेस अनटिल कोई ऐसा नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई रोड बंद हो जाए, कुछ हो जाए तो। लेकिन जो हमारा स्टेट सब्सिडी की स्कीम में जो हम दालें देते हैं और एडिबल ऑयल देते हैं या नमक देते हैं, कई बार उसकी प्रोक्योरमेंट में थोड़ा समय लग जाता है और वो सप्लाई पहुँचाते मुझे थोड़ा टाइम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। कई बार लोगों को 3 दालों की जगह 2 की सप्लाई जाती है, 1 रह जाती है, क्योंकि ये हमारा जो सारा प्रोक्योरमेंट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया जाता है, वो टेंडर करते हैं हर बारी। तो कई बार टेंडर एक टेंडर में कोई पार्टी नहीं आती, दोबारा रीटेंडर करना पड़ता है, इस करके कई बार देरी हो जाती है। लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सारा सामान जो है वो लगभग 1 ही महीने में डिपो में उपलब्ध करवाएं और लोगों को मिले। अच्छा, इसका शायद कारण ये भी होता होगा कि कई बार जब आप लोग सैंपल भरते हैं तो अगर सैंपल फेल हो जाता है तो तब भी शायद आगे ना, तो उसकी सप्लाई रोक दी जाती है जी। लेकिन हम फिर भी ये कोशिश करते हैं कि अगर मान लो किसी डिपो में वो उसमें से नहीं पहुंचे तो उन उपभोक्ताओं को पिछले महीने का कोटा भी अगले महीने में दे दिया जाए और उनका पिछले महीने का जितना राशन मिलना था वो उन राशन को प्रॉपरली मिले। इसमें थोड़ा सा आप एक और बात क्लियर कर दीजिए, जो केंद्र सरकार की ओर से जो मिलता है वो क्या चीज़ें हैं और राज्य सरकार की ओर से मिलती है वो क्या है? मैं आपको सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी एक हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2007 में एक बहुत बड़ी स्कीम हिमाचल प्रदेश स्टेट स्पेशल सब्सिडी स्कीम स्टार्ट की थी, जिसके तहत लगभग हर साल जो है वो 250 करोड़ के आसपास जो उसके ऊपर खर्च किया जाता है सब्सिडी देने में। तो उसके तहत हम सारे डिपुओं में 3 दालें जो लोगों को उपलब्ध कराते हैं और 2 लीटर जो है एडिबल ऑयल, एक सरसों का 1 लीटर सरसों का ऑयल या रिफाइंड ऑयल जिसमें ले सकते हैं, साथ में जो नमक है, सॉल्ट है, उसको उपलब्ध कराया जाता है और हमारी जो शुगर है, चीनी है, उसके ऊपर भी स्टेट सब्सिडी जो है वो रहती है। तो ये आइटम्स हम लोग जो है वो 2007 से सभी डिपुओं में उपलब्ध करवा रहे हैं और
इसकी क्वालिटी को भी हम मॉनिटर करते हैं। इसमें पे सैंपल उठाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं चाहे उसी विषय पे आने वाला था कि हाँ, गुणवत्ता किस तरह से गुणवत्ता आप को गुणवत्ता को जांच जो है हम इसमें करते रहते हैं। जितने भी हमारे सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोडाउन है वहाँ से हम पहले सैंपल देते हैं जब सप्लाई आती है, फिर डिपो में जो सामान जाता है उसकी भी दोबारा सैंपल भरे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ हमारी स्टेट की जो लेबोरेटरी है उसमें टेस्ट करने के साथ साथ हम किसी थर्ड पार्टी की लेबोरेटरी में भेजते हैं ताकि उस रिजल्ट्स को भी हम उसमें मिलाते हैं कि कोई इस तरीके का हमारी लेबोरेटरी में ठीक रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है और बाहर की लेबोरेटरी में क्या आ रहा है, उन सभी को देखते हुए जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ इसमें प्रॉब्लम है या उसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है, उसकी सप्लाई हम रोक कर जो है उसको दोबारा उसकी रिप्लेसमेंट करा के जो फ्रेश उसमें दिए जाए। अभी आपने देखा होगा कि जब पीछे हमारी चीनी कुछ गिल्ली आई जी थी, जी 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 जब डिजास्टर बहुत जी तेज बारिश में जी डिजास्टर हुआ तो कई जगह से हमने डिपो में जो गिल्ली चीनी थी उसको उठाकर उसकी जगह दोबारा से फिर हमने सप्लाई करा के उस चीनी को डिस्ट्रीब्यूट किया। गौतम सर, बहुत अच्छी बातें आज हमारे दर्शकों से आप साझा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अब मैं बात आपसे करूंगा एलपीजी के बारे में भी, क्योंकि एलपीजी भी आपके विभाग से मुझे लगता है संबंधित है। आपके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपो भी हैं। लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि अगर आज सिलेंडर एलपीजी अगर बुक कराया है तो उन्हें समय पर वो सिलेंडर नहीं मिलता है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? स्पेशली जो आपने बात करी है विजय जी, ये मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में समस्या आती है क्योंकि आपकी गाड़ी जो एलपीजी की जानी होती है इसमें पे नहीं जाती, या कई बार इसकी जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। जैसे कि मान लो पीछे ट्रांसपोर्टर्स की स्ट्राइक होगी तो हमारा पीछे से जहाँ से सप्लाई आती है, उन्ना से महतपुर से सप्लाई चलती है, वो सप्लाई हमारी प्रॉपरली नहीं होती, तो 2-3 दिन के बाद जो है सारी हमारी सप्लाई और सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिस करके सारा हमारा जो शेड्यूल जिले में फिक्स किया जाता है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है जी। लेकिन जब से अब ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम चल पड़ा है तो उसको मॉनिटर करना बड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए कि कहाँ सप्लाई ठीक नहीं है, कहाँ बुकिंग नहीं जा रही है। तो हम उसमें कोशिश करते हैं कि उन क्षेत्रों को हम जल्दी से जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र उनको कवर करें, उन लोगों को सप्लाई वहाँ पे दें। लेकिन आने वाले समय में हम ये भी कर रहे हैं कि एक डीसीज, क्योंकि ज़िले में जो है वो इसका शेड्यूल सारा डीसीज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, डीएफएससी उसके मेंबर्स होते हैं, तो हमने उनको अभी लिखा भी है कि आप एक ऐसा शेड्यूल बनाएं ताकि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस तारीख को मेरे क्षेत्र में गाड़ी आएगी, ताकि वो उसको उठाए, उसमें करना। और अगर लगता है कि मान लो किस तरीके से सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है तो आने वाले समय में उसको बदलाव भी किया जाए ताकि उन जो कंज्यूमर है हमारे उनको पता हो कि कब मुझे मिलेगी। गौतम सर, आपने बहुत अच्छी बात क्लियर कर दी। थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि किसी को किसी तरह की कोई समस्या आती है, चाहे वो डिपूस को लेकर आती है, कीमत को लेकर आती है, या फिर गैस को लेकर आती है, या फिर कार्ड को लेकर आती है, यदि वो अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहता है तो कहाँ पर उसे जाना पड़ेगा, किस तरह से जा सकता है, क्या कोई टेलीफोन नंबर है, या फिर कैसे क्या कुछ हो सकता है, थोड़ा सा वो भी आप क्लियर कर दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो एक तुम्हारा 1967 टोल फ्री नंबर है, 1967 जो 10 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कार्यरत होता है, चलता है। हाँ, उस पर आप कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1100 है जो भी चलता है, उस पर भी शिकायत कर सकते हैं। एक हमारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915 जी, उस पर भी लोग जो है वो शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो विभाग का ईमेल एड्रेस है जिसमें हम करते हैं dfs-hp@nlc.in, उस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई फिजिकल तौर पे कोई शिकायत करना चाहता है तो जितने भी हमारे ब्लॉक इंस्पेक्टर्स हैं, डीएफएससीज हैं, वो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं ग्रीवेंसेस एड्रेसर के लिए। इसके अतिरिक्त जो हमारा थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट हमने रखा है वो सभी डिप्टी कमिश्नर्स, उसके जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अफसर हैं, उनके पास कोई कंप्लेंट कर सकता है और वो उस समस्या का निवारण करेंगे। अगर मान लो उनके निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो फूड कमीशन एक बना है, एचपी स्टेट फूड कमीशन, उसमें लोग अपील कर सकते हैं और अपील के माध्यम से उनकी जो समस्या का समाधान सर, इतनी लंबी प्रक्रिया में कोई भी जाना नहीं चाहता है। मान लीजिए किसी की छोटी मोटी समस्या है, आपने बहुत सारी चीज़ें भी बताई है, नंबर भी आपने बता दी है, तो उस समस्या का समाधान कितने दिनों के भीतर कर दिया जाता है? हमारा प्रयास रहता है कि हम 24 घंटे के अंदर जो है उनका समाधान किया जाए। जैसे 1967 हमारा नंबर है कि मान लो किसी का कोई राशन कार्ड नहीं चल रहा है, दर्शकों को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए कह रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी है ये। मैं ग्राउंड रियलिटी, अगर इस तरह की हम इसको मॉनिटर करते हैं, हमारा इशू, हमारा प्रयास रहता है कि मान लो कोई डिपो में चला गया, उसका डिपो राशन कार्ड नहीं चलता, 1967 पे उसी टाइम कॉल करेगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर में कोई इशू है, कोई हमारे नेटवर्क में इशू है, हम उसी टाइम इसको बैकएंड से ठीक करवा देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलते चलते मैं एक और आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप ये जो इनकी कीमतों पर नियंत्रण, चाहे वो ओपन मार्केट की हो या कहीं और, किस तरह से इसका ध्यान रखते हैं?
जब कभी भी चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है, स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि किसी वस्तु की जो है वो प्रदेश में खाद्यान्न की जो है कमी हो रही है, उसकी सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ रही है, तो एक स्टॉक लिमिट हम लोग जो है उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं। स्टॉक लिमिट के अंतर्गत फिर हम सभी जो व्यापारीज होते हैं उनको नोटिस भेज के, उनको अवेयर करके, और उनके जो गोदाम होते हैं उनका इंस्पेक्शन करके उसको देखते हैं। दूसरा सर लास्ट 30 सेकेंड, हाँ, कोई मैसेज आप उपभोक्ता को देना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि आपके जो अपने अधिकार हैं उनके प्रति आप जागरूक होने चाहिए, और वो आपको कोई समस्या आती है, कोई आपकी इशू रहते हैं, जो हमने नंबर बोलने में जरूर कंप्लेंट करें और हमें फीडबैक जरूर दें, ताकि हम जो है विभाग की जो कार्यप्रणाली है उसमें और भी सुधार कर सकें और एक पारदर्शिता के साथ आपको जो है सुविधाएं मुहैया करा सकें। चलिए, इसी नोट पर अब आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपने अधिकारों के प्रति आप सजग रहें, जागरूक रहें। इसी नोट पर हम अपने कार्यक्रम का समापन अब यहीं करते हैं। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी आधे घंटे में जितनी दे सकते थे आपने प्रयास किया, उसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल जनवाणी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।